नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव कुमार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज टेक्निकल एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज हमने इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर के डिप्लोमा के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस को लिया है। इसमें आज हमने ईसीडी के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लिया है। आज हम 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ईसीडी के 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जो डैट डैश के साथ डील करती है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन की गति, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की एक तरह से डेफिनेशन दी है इन्होंने। तो इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जो इलेक्ट्रॉनिक्स की गति के साथ डील करती है। इलेक्ट्रॉन की मोशन, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी मोशन के साथ डील करती है। इसका रिलेशन जो है वो बेसिकली उसकी मोशन को आधार पे मान के दिया गया है। तो ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्न प्रकार के होते हैं कौन से? जो रजिस्टर वो फिक्स होते हैं, जो जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जो चेंज नहीं की जा सकती। ऑप्शन ए कार्बन रजिस्टर, ऑप्शन बी वायर बाउंड रजिस्टर, ऑप्शन सी पोटेंशियोमीटर रजिस्टर, ऑप्शन डी प्रीसेट रजिस्टर। देखिए, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 1 किलो ओम का है तो 1 किलो का रहेगा, 2 किलो ओम का आएगा तो 2 किलो का रहेगा। तो ये जो रजिस्टर होते हैं वो ऑप्शन ए कार्बन रजिस्टर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए कार्बन रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरिएबल रजिस्टर निम्न प्रकार के होते हैं। मतलब ऐसे रजिस्टर, अभी हमने पिछले में पढ़ा था फिक्स, अब उनकी वैल्यू फिक्स थी। ये है वेरिएबल रजिस्टर। ऐसे रजिस्टर जिनकी वैल्यू वेरी करती है हमारे अनुसार, हम उसको एक पार्टिकुलर रेंज में वेरी करा सकते हैं। तो ये होते हैं ऑप्शन ए कार्बन रजिस्टर, ऑप्शन बी वायर बाउंड रजिस्टर, ऑप्शन सी पोटेंशियो रजिस्टर, ऑप्शन डी प्रीसेट रजिस्टर। देखिए, जो वेरिएबल रजिस्टर होते हैं वो बेसिकली पोटेंशियोमीटर होते हैं जिनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं एक पार्टिकुलर रेंज में। तो ऑप्शन निम्न प्रकार, ऑप्शन बी वायर बाउंड रजिस्टर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कलर कोडिंग मेथड में मोस्ट लेफ्ट बैंड प्रदर्शित करता है। देखिए, जो कलर कोडिंग होती है उसमें बैंड्स होते हैं, तो उसमें जो मोस्ट लेफ्ट बैंड होता है वो क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए फर्स्ट डिजिट, ऑप्शन बी टॉलरेंस, ऑप्शन सी टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऑप्शन डी डेसिमल मल्टीप्लायर। देखिए, जो सबसे बाईं तरफ का जो बैंड होता है कलर कोडिंग मेथड में, जो सबसे बाईं कलर का जो बैंड होता है ये जो, तो वो जो है फर्स्ट डिजिट को शो करता है। किसको? फर्स्ट डिजिट को। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा कैपेसिटर सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कौन सा कैपेसिटर है जो सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है। नंबर ऑप्शन ए मीका कैपेसिटर, ऑप्शन बी सेरेमिक कैपेसिटर, ऑप्शन सी पेपर कैपेसिटर, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। देखिए, सर्वाधिक उपयोग में लाने वाला जो कैपेसिटर है वो है सेरेमिक कैपेसिटर। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रीसेट रजिस्टर क्या होता है? देखिए, जो प्रीसेट रजिस्टर्स होते हैं ये पीसीबी पर होते हैं। कोई भी किसी भी डिवाइस है उसकी जो पीसीबी होती है, चाहे रेडियो हो टीवी हो, तो उसकी पीसीबी जो होती है उस पर लगे होते हैं और इनको हम वेरी कर सकते हैं। लेकिन इनको हम ज़्यादा वैल्यू नहीं, ये यूज़र कंट्रोल नहीं होते, ये टेक्नीशियन कंट्रोल होते हैं। यानी कि इनकी वैल्यू को एक पार्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स करके इनको छोड़ दिया जाता है। अगर इन्हें चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है तो इन्हें बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए फिक्स रजिस्टर, ऑप्शन बी कार्बन मेड वेरिएबल रजिस्टर, ऑप्शन सी वायर बाउंड रजिस्टर, ऑप्शन डी वेरिएबल रजिस्टर हुज वैल्यू इज फिक्स एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये पीसीबी पे होते हैं, तो ये यूज़र कंट्रोल ना होकर के ये टेक्नीशियन कंट्रोल होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है टेलीविज़न रिसीवर में प्रयुक्त होने वाला फाइन ट्यूनिंग कंट्रोल होता है। देखिए जो टेलीविज़न होता है उसके रिसीवर टेलीविज़न रिसीवर होता है उसमें जो फाइन ट्यूनिंग कंट्रोल किसका बना होता है, वो रजिस्टर होता है या इंडक्टर होता है या प्रीसेट रजिस्टर होता है, कैपेसिटर क्या होता है। तो ऑप्शन ए इज़ ए वेरिएबल रजिस्टर, ऑप्शन बी इज़ वेरिएबल इंडक्टर, ऑप्शन सी इज़ वेरिएबल कैपेसिटर, ऑप्शन डी इज़ द प्रीसेट रजिस्टर। देखिए ये जो फाइनिंग कंट्रोल होता है, फाइन ट्यूनिंग कंट्रोल होता है टेलीविज़न रिसीवर में, वो होता है वेरिएबल इंडक्टर, आपने देखा होगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राइमर्स होते हैं। ऑप्शन ए प्रीसेट कैपेसिटर, ऑप्शन बी वेरिएबल कैपेसिटर, ऑप्शन सी गैंग कैपेसिटर, ऑप्शन डी फिक्स्ड रजिस्टर। तो देखिए जो ट्राइमर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल कंपोनेंट्स होते हैं। जब ये एक बार पीसीबी पे लगाए जाते हैं तो ये टेक्नीशियन द्वारा एक पार्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स करके इनको जो है लगा दिया जाता है, ठीक है। और ये फिर यूज़र कंट्रोल के द्वारा ये कभी जो है सेट नहीं किए जाते। तो ऑप्शन ए इज़ द प्रीसेट कैपेसिटर, ओके, ऑप्शन ए इज़ द प्रीसेट कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राइमर्स में डाइलेक्ट्रिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एयर डाइलेक्ट्रिक, ऑप्शन बी माइका डाइलेक्ट्रिक, ऑप्शन सी वैक्स पेपर डाइलेक्ट्रिक, ऑप्शन डी सेरेमिक डाइलेक्ट्रिक। तो ये डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ये एक परावैद्युत पदार्थ होता है, इंसुलेटर होता है जो कैपेसिटर के बीच प्लेटों के बीच लगाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो डाइलेक्ट्रिक होता है ये होता है आपका ऑप्शन बी माइका डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है चोक एक इंडक्टर है जिसमें जो चोक होती है उसमें क्या होता है, कुंडलन की संख्या अधिक होती है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कुंडलन के मध्य दूरी बहुत अधिक होती है, ऑप्शन सी आयरन कोर प्रयुक्त होती है, ऑप्शन डी इंडक्टेंस का मान कम होता है। तो देखिए ये इसमें ये तो जनरल चीज़ें हैं। जो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, आयरन कोर प्रयुक्त होती है। इसमें जो कोर होती है वो आयरन की होती है। कोर जानते हैं क्या होती है, कोर प्रोवाइड द मैग्नेटिक पैथ टू द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, टू द कॉइल, ओके। तो आयरन कोर इसमें जो है प्रयुक्त होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है एक ट्रांसफार्मर स्थानांतरित करता है। ऑप्शन है एसी पावर को एक सर्किट से दूसरे पावर में, एसी पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, ऑप्शन बी डीसी पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, ऑप्शन सी एसी एंड डीसी को समान रूप से, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ट्रांसफार्मर में दो कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल एक सेकेंडरी कॉइल। तो जो प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज है वो सेकेंडरी कॉइल में जाता है, तो वो एसी पावर के रूप में ही जाता है। पहला सर्किट हो गया आपका प्राइमरी कॉइल, दूसरा हो गया सेकेंडरी कॉइल। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, एसी पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जो ट्रांसफार्मर है वो पावर को ट्रांसफ़र करता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर प्रयुक्त होते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हैं वो सामान्यतः प्रयोग में लाए जाते हैं, तो वे कहाँ प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए सिर्फ एसी वोल्टेज पर, ऑप्शन बी सिर्फ डीसी वोल्टेज पर, ऑप्शन सी एसी और डीसी वोल्टेज पर समान रूप से, ऑप्शन डी सिर्फ हाई डीसी वोल्टेज पर। तो देखिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं वो जो हैं सिर्फ डीसी वोल्टेज पर यूज़ होते हैं, ठीक है, सिर्फ डीसी वोल्टेज पर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है हाई फ्रिक्वेंसी पर प्रायः फेराइट कोर्स का उपयोग किया जाता है क्योंकि। देखिए हाई फ्रिक्वेंसी पर जो फेराइट्स कोर है, कोर जो ट्रांसफार्मर में होती है उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए कोर लॉसेस में वृद्धि के लिए,
ऑप्शन बी कोर लॉसेस में अत्यधिक कमी के लिए, ऑप्शन सी कोर लॉसेस में कमी के लिए, ऑप्शन डी प्रेरक मान में कमी के लिए। तो देखिए जो कोर का यूज़ होता है वो बेसिकली जो हमारे ट्रांसफार्मर है उसमें दो लॉस होते हैं, एक तो होता है हिस्टेरेसिस लॉस, दूसरा कोर लॉस। तो जो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, जो फेराइट कोर्स का जो उपयोग किया जाता है वो कोर लॉस में कमी के लिए किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कैपेसिटर का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन ए धारा प्रवाह को रोकना, ऑप्शन बी धारा प्रवाह को सुगम बनाना, ऑप्शन सी ऊर्जा को एकत्र करना, ऑप्शन डी ऊष्मा का उत्सर्जन करना। देखिए जो संधारित्र होता है, कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है, चार्ज के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऊर्जा को एकत्र करना। तो कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या होता है? एनर्जी को स्टोर करना। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 है ट्रांसफार्मर की कार्यविधि वर्किंग डिपेंड करती है। ऑप्शन ए म्यूचुअल इंडक्शन पर, ऑप्शन बी सेल्फ इंडक्शन पर, ऑप्शन सी मैग्नेटिक सर्किट पर, ऑप्शन डी मैग्नेटिक फ्लक्स पर। तो देखिए ट्रांसफार्मर है उसमें दो कॉइल होती हैं, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। तो उनके बीच आपस में म्यूचुअल इंडक्शन होता है, क्योंकि हम जो इनपुट वोल्टेज देते हैं वो प्राइमरी कॉइल पे देते हैं, लेकिन आपको वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में मिल जाता है, जबकि वो आपस में सिर्फ कोर के फ्लक्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो इसलिए वहाँ पर क्या हो रहा होता है, म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा होता है। इसलिए इसकी जो वर्किंग होती है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर डिपेंड करती है। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसी क्रम में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड पटलित बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो कोर होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच जो कोर होती है वो एक लोहे का टुकड़ा ना होकर के वो एक पतली पतली कटी हुई पत्तियाँ, आपको ध्यान होगा, पतली पतली कटी हुई पत्तियाँ, और उनको लेमिनेट करके उनको आपस में जोड़ करके बनाई जाती है। तो वो बनाने का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में कमी हो इसलिए नहीं, ऑप्शन बी रिलक्टेंस में कमी हो नहीं, ऑप्शन सी हिस्टेरेसिस लॉस में कमी हो नहीं, ऑप्शन डी एडी करंट लॉस में कमी हो, ऑप्शन डी। देखिए जो कोर होती है उसमें एडी करेंट्स फ्लो होती हैं, तो एडी करेंट्स फ्लो होती हैं वो क्या करती हैं कि उसको गर्म हीट कर देती हैं। तो करेंट्स जो होती है वो कैसे कम होगी? उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाए, और रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा? जब उसको हम लेमिनेटेड बनाएंगे। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर एडी करंट लॉसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव है? देखिए फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव का मतलब समझ लीजिए क्या है। फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव का मतलब है कि वो कंपोनेंट जिसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पे या तो घटती है या बढ़ती है, या घटने पर बढ़ती है या घटती है, ठीक है। तो ऐसा कंपोनेंट जिसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी पर घटने पर या बढ़ने पर उसकी वैल्यू चेंज होती है, आप ऐसे कह लो। ऐसा कंपोनेंट जिसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी के चेंज होने पर वैल्यू चेंज होती है, वो कौन सा कंपोनेंट है? तो ऑप्शन ए रजिस्टर, ऑप्शन बी इंडक्टर, ऑप्शन सी कैपेसिटर, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो देखिए इंडक्टर और कैपेसिटर ये दोनों रिएक्टिव कंपोनेंट है। रिएक्टिव का मतलब इनकी जो वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, इनपुट सप्लाई की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, इसलिए ये दोनों ही कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, और बोथ बी एंड सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है। तो देखिए ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी होती है ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 98%। तो देखिए ट्रांसफार्मर होता है तो उनकी जो इफिशियंसी होती है, उनकी जो दक्षता होती है वो 95 से लेकर के 98% तक होती है। 95 से लेकर के 98%, यानी कि आप इनपुट में जो देंगे आउटपुट में आपको उसका 98% और मिनिमम 95% मिलेगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, 98%। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है
इंडक्टर डैश 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 डॉट डॉट एनर्जी स्टोर करता है। तो ये पूछ रहा है कि इंडक्टर जो प्रेरक होता है वो किस रूप में एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कोर या मैग्नेटिक। तो कोर कोई एनर्जी नहीं होती। ऑप्शन डी, ये जो एनर्जी स्टोर करता है इंडक्टर वो मैग्नेटिक की फॉर्म में, चुंबकीय के फॉर्म में यूज़ करता है, मैग्नेटिक। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इससे पहले जो था वो इंडक्टर की एनर्जी के बारे में बात थी, अब कैपेसिटर की बात हो रही है। देखिए इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ही रिएक्टिव कंपोनेंट हैं, ये हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। इनकी जो वैल्यू है वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी चेंज होने पर इन दोनों की वैल्यू चेंज होती है। तो ऑप्शन बी है, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है। ए इलेक्ट्रोस्टैटिक, बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सी कोर और डी में। तो ये ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। ये जो कैपेसिटर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा स्टेप डाउन होती है। देखिए ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है, स्टेप डाउन का मतलब जिनमें कम वोल्ट आउटपुट पे, इनपुट पे ज़्यादा देते हैं, आउटपुट पे कम मिलती है। स्टेप अप का मतलब इनपुट पे कम, आउटपुट पे ज़्यादा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन होती है। क्या स्टेप होता है, वोल्टेज स्टेप डाउन होता है या करंट डाउन होती है, पावर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के जो सेकेंडरी कॉइल पे जो मिलता है वो वोल्टेज मिलती है, डाउन वोल्टेज। इनपुट पे मान लो 11,000 वोल्टेज दिया तो वहाँ पर आपको 250 वोल्टेज मिलेगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, वोल्टेज डाउन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा एलिमेंट फ्रिक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता, यानी किस एलिमेंट की जो वैल्यू है वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। देखिए आप लोग जानते हैं कैपेसिटर की भी वैल्यू फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है, इंडक्टर की भी वैल्यू फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है। और एक चोक, भाई चोक क्या होता है, एक इंडक्टर ही तो होता है, तो इसकी वैल्यू भी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। तो क्या बचा, रजिस्टर। रजिस्टर एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैल्यू फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। ओके, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, रजिस्टर की जो वैल्यू है वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए लेंज का नियम, ऑप्शन बी मैक्सवेल का नियम, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन डी किरचॉफ का नियम। तो देखिए लेंज का नियम, मैक्सवेल, ये तो नहीं है, डी भी नहीं है। ऑप्शन सी, ट्रांसफार्मर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर में कितने टर्मिनल होते हैं। ठीक है, देखिए पोटेंशियोमीटर क्या होता है, एक वेरिएबल रजिस्टर होता है जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग एक पार्टिकुलर दी हुई रेंज में। मान लो 10 किलो ओम का है तो उसमें 0 से 10 के बीच आप कोई वैल्यू चेंज कर, तो उसमें पोटेंशियोमीटर में 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस तरह का पोटेंशियोमीटर होता है, तो इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। पोटेंशियोमीटर में 3 टर्मिनल होता है जो कि एक वेरिएबल रजिस्टर होता है जिसकी वैल्यू यूज़र द्वारा, टेक्नीशियन द्वारा नहीं, यूज़र द्वारा समय समय पर चेंज की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, किस प्रकार के रजिस्टर की स्टेबिलिटी अच्छी होती है। ऑप्शन ए वायर बाउंड रजिस्टर, ऑप्शन बी कार्बन फिल्म रजिस्टर, ऑप्शन सी मेटल फिल्म रजिस्टर, ऑप्शन डी कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। देखिए जो मेटल फिल्म है स्टेबिलिटी है ना, तो वो रजिस्टर जिनकी जो मेटल फिल्म के बने हुए होते हैं मेटल, ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इंडक्टेंस का मात्रक होता है। ठीक है, इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है उसका मात्रक क्या होता है। इंडक्टर का इंडक्टेंस किस में नापते हैं, फैरेड में? नहीं, ये कैपेसिटेंस के लिए होता है। ओम में ये रेजिस्टेंस के लिए होता है। एम्पियर ये करंट के लिए। तो ऑप्शन बी हेनरी में, जो इंडक्टर का इंडक्टेंस है वो हेनरी में नापते हैं। फैरेड जो है वो कैपेसिटेंस के लिए होता है। ओम जो होता है वो रेजिस्टेंस के लिए होता है। और एम्पियर जो है यूनिट वो करंट की होती है। तो
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हेनरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, किस प्रकार के रजिस्टरों की वाटेज कैपेसिटी अधिक होती है? देखिए वाटेज का मतलब होता है वाट, पावर, जो अधिक पावर को हैंडल कर ले। तो ऑप्शन ए वायर बाउंड रजिस्टर, ऑप्शन बी कार्बन फिल्म रजिस्टर, ऑप्शन सी मेटल फिल्म रजिस्टर, ऑप्शन डी कार्बन कंपोजिट रजिस्टर। ठीक है, तो जो कार्बन फिल्म रजिस्टर होते हैं, कार्बन फिल्म रजिस्टर, इनकी जो वाटेज कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है, ये बहुत अधिक वाट पावर पे ये काम कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बी इज़ द, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, देखिए कितना अच्छा है। निम्न में कौन सा एलिमेंट बाईलेटरल है? देखिए एलिमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिलेटरल, एक बाईलेटरल। तो यूनिलेटरल वो होते हैं जिनमें वन डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, और बाईलेटरल वो होते हैं जिनमें दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट जो है वो बाईलेटरल है? तो बाईलेटरल कौन सा होगा बताइए? इंडक्टर, ऑप्शन बी, क्योंकि इंडक्टर को आप, इसमें कोई पोलरिटी नहीं होती है, इसको आप किधर से भी घुमा के लगा सकते हैं, तो इसमें करंट दोनों तरफ से फ्लो हो सकती है। जबकि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है, और कांस्टेंट करंट सोर्स, इनमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है। ये सोर्स हैं तो इनमें एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, जबकि इंडक्टर में करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो होती है, इसमें कोई पोलरिटी नहीं होती, आप इसको किधर से भी घुमा के लगा सकते हैं, ये अपनी वही वैल्यू शो करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक्टिव एलिमेंट का उदाहरण है? तो देखिए एलिमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं जो वोल्टेज या करंट का एम्पलीफाई करते हैं, उसका प्रवर्धन करते हैं, जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, ये सब एक्टिव एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट वो होते हैं जो वोल्टेज या करंट का एम्पलीफिकेशन नहीं करते हैं, जैसे रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, ठीक है, कैपेसिटर हो गया, ये सब पैसिव एलिमेंट है। तो इसमें क्या है फिर? इसमें ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर इज ए एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन थे, इनको हमने डिस्कस किया। तो ये 30 क्वेश्चन आज हमने लिए थे ईसीडी के। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, इसके साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनके बारे में सारी सूचना आपको मिल सके।